हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ फ्रैंकली स्पीकिंग। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी, आपका स्वागत है। यहाँ महाराष्ट्र इलेक्शंस की सरगर्मियां चल रही हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है। आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है? महायुति कहां तक और कितनी दूर पहुंचने वाली है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने फेक नैरेटिव चलाया। एक और संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके आधार पर दलित और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ। और साथ में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसमें एक वोट जिहाद का प्रयास किया गया, और जिसके चलते हम लोग करीब 8-10 सीटें छोटे छोटे वोटों से 6,000 8,000 वोटों से हम लोग हारे। लेकिन अब ये जो फेक नैरेटिव है ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी को ये ध्यान में आया है और ज़मीनी परिस्थितियां बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। लोग हमारे साथ आए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हमारी महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हम फिर एक बार सरकार में आएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का स्ट्राइक रेट था उसमें शरद पवार की एनसीपी सबसे आगे दिखी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट में कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा आगे दिखी। शिंदे शिवसेना का परफॉर्मेंस अच्छा था, उद्धव ठाकरे थोड़े पीछे रहे। मैं पूछना चाहती हूं कि आप अब भी क्या सीनियर अलायंस पार्टनर हैं महायुति में? शिंदे शिवसेना क्या आपसे आगे निकलेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? पहली बात तो यह है कि अगर आप लोकसभा के चुनाव का ठीक से एनालिसिस करें तो आपके ध्यान में यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी। विधानसभा के हिसाब से अगर आप उसको डिसाइफर करेंगे तो मोर देन 75 सीट्स में बीजेपी विधानसभा में आगे थी। हमारे वोटिंग परसेंटेज में भी कोई कमी नहीं आई। केवल जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल अर्थमेटिक जो है वो हमारे खिलाफ गया। उदाहरण के तौर पर धुले जैसी जगह में 6 असेंबली एक लोकसभा में आती है, उसमें से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 वोट से आगे थे और एक ही असेंबली ने हमको 1,94,000 का झटका दिया और 4,000 वोट से हम सीट हारे। ऐसी 8-10 सीटें। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल अर्थमेटिक का शिकार हुए, लेकिन वो इस समय होने नहीं वाला। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार फिर एक बार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी होगी। सबसे बड़ा अलायंस ये महायुति होगा। हमारे दोनों पार्टनर, चाहे वो शिंदे जी हो चाहे अजित पवार जी हो, इनको भी बहुत अच्छी सीटें मिलेगी। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हम लोगों ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री का फैसला ये चुनाव के बाद किया जाएगा। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठकर फैसला करेंगे। जो फैसला होगा वो मुख्यमंत्री होगा। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने वोट जिहाद की बात की, तो वोट जिहाद में बस अभी अभी खबर आई है कि आज नॉमिनेशंस वापस लेने का भी दिन था। तो जो अनुशक्ति नगर में जो सना मलिक के सामने शिंदे सेना का कैंडिडेट था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और सीधा टक्कर जो होगी वो महाविकास आघाड़ी और सना मलिक के बीच में होगी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नवाब मलिक के लिए आप कैंपेन नहीं करेंगे, सना मलिक के लिए आप विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेट और एक ही महायुति का कैंडिडेट होगा। ये चल क्या रहा है, जरा ये अरिथमेटिक समझा दीजिए। देखिए, हमने पहले दिन से ये भूमिका ली थी कि हर पार्टी को अपना उम्मीदवार तय करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस नवाब मलिक को उम्मीदवारी न दे। हमने
सैद्धांतिक रूप से नवाब मलिक का विरोध किया है, उनका हम समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए उनको उम्मीदवारी अगर वो देंगे तो हम लोग उसकी खिलाफत करेंगे। उन्होंने भी हमको ये कहा था कि हम उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे, किंतु उनके दल ने अंत में बिल्कुल 3 मिनट पहले फैसला किया और नवाब मलिक को उन्होंने बी फॉर्म दिया, उनकी उम्मीदवारी कायम की। हम लोगों ने वहां पर शिवसेना का उम्मीदवार डाला। हम शिवसेना का काम करेंगे, शिवसेना के उम्मीदवार को चुनकर लाएंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी ने शिंदे सेना के खिलाफ दिए हैं, ये क्या वोट कट नहीं करेंगे आपस में? बीजेपी ने शिंदे सेना के खिलाफ कोई कैंडिडेट दिया नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर हमारे लोगों ने बगावत की थी, उसमें भी 99% बगावत हमने समाप्त की है। हमने लोगों के पर्चे वापस दिलवाए हैं। वो हमारे जो सारे कार्यकर्ता है पूरी ताकत के साथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लूं, माहिम की, जहां आप राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां शिंदे सेना के कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ये अलायंस के धर्म के खिलाफ नहीं है? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके ही ये फैसला किया था कि हम लोग मिलकर वहाँ पर राज ठाकरे के बेटे जो खड़े हैं उनको सपोर्ट करेंगे। शिंदे जी ने भी इस बारे में बहुत प्रयास किया। शिंदे जी भी ये चाहते थे कि वहाँ पर वो जो अमित ठाकरे है वही कैंडिडेट रहे। उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। उनके उम्मीदवार का कहना था मैं नहीं लड़ूंगा तो वहां पर सारे वोट ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चले जाएंगे, तो अमित ठाकरे को वो वोट नहीं मिल पाएंगे, उससे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना का फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होते हुए अभी वहां दोनों उम्मीदवार हैं। अब इस पर आगे क्या करना है, भूमिका क्या है, इसका फैसला शिंदे जी हम सब लोग मिलकर बैठकर करेंगे। मैं आपसे फडणवीस जी ये भी पूछना चाहती हूं कि महायुति में कमजोर कड़ी कौन है? कोई कड़ी कमजोर नहीं है, सारी कड़ियां मजबूत है। और लोकसभा के बाद सभी ने अपनी कमजोरियों को भी समझा है, अपनी स्ट्रेंथ को भी समझा है। एक बृहद स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसके तहत हमने पिछले 3-4 महीनों में एक बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है। कोई कड़ी कमजोर नहीं होगी, सारी कड़ियां मजबूती के साथ चुनकर आएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राइस शेख ने एक चिट्ठी लिखी है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है महाविकास अघाड़ी को और कहा है कि एक कॉमन माइनॉरिटीज प्रोग्राम होना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। इसलिए एजेंडा अगर बनेगा तो सबके लिए बनना चाहिए, विकास होगा तो सबका विकास होना चाहिए। केवल वोटों की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कोई करना चाहेगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने हाल ही में ये जो फ्रीबी पॉलिटिक्स हैं, ये जो रेवड़ियों बांटने की कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स थी, इस पर बहुत टफ स्टैंड लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो आप लाडली बहना स्कीम जो है वो लेकर आए, जो पहले मध्य प्रदेश में थी। क्या ये रेवड़ियों बांटने जैसा नहीं है? क्या ये फ्रीबीज नहीं है? और क्या महाराष्ट्र का जो डेट स्ट्रक्चर है, 8.5 लाख करोड़ आपका डेट है, क्या इसमें इस तरह की स्कीम्स फिट बैठती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कल्चर के हमेशा खिलाफ रहे हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपका बजट बैलेंस रखिए। हमने जो स्कीम्स यहाँ पर तैयार की, इसमें से कोई भी हमारे स्कीम ऑफ बजट नहीं है। सारी स्कीमें हमने बजट में मंजूर की है। बजट में पैसा कहाँ से आएगा, वो कहा जाएगा,
हम लोग किस प्रकार से स्कीम्स चलाएंगे, सारी चीज़ों का पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में हमने खुलासा किया है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग बजट के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, पैसा नहीं है फिर भी बांट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। और जहाँ तक 8.5 लाख करोड़ की आप बात करते हैं, उसी समय आप महाराष्ट्र का जीडीपी भी देखिए। महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे बड़ा है। हम लोगों का जो जीएसडीपी है, हम लोगों ने $500 ट्रिलियन के मार्क को पार कर दिया है। वी आर द ओनली स्टेट जिसने $500 ट्रिलियन को पार कर दिया है। और आज भी आप अगर देखेंगे तो देश के अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्मली जो हमारा डेट का जीडीपी के साथ रेशियो होता है वो 25% के अंदर होना चाहिए, वो हमारा 16% 17% तक ही है, यानी इट इज वेल विद इन द लिमिट। कहीं पर भी हमने लिमिट को पार नहीं किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं जो योजनाएं हमने लाई हुई है वो योजनाएं सस्टेन करने की ताकत ये महाराष्ट्र के बजट में है, उसी के आधार पर हमने योजनाएं दी है। फडणवीस जी, आपने कहा गवर्नेंस का जो आपका रिकॉर्ड है जनता उस पर वोट करेगी, लेकिन इस गवर्नेंस में एक सवाल उठता है जो लीडर हैं एनसीपी के बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर जो हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, आज तक उसके सस्पेक्ट्स जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। आप महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपसे पूछ सकती हूं कि शिव कुमार गौतम जिन्होंने कहा जाता है गोली मारी थी बाबा सिद्दीकी को, और उनके की कॉन्स्पिरेटर जीशान अख्तर और शुभम लोंकर अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए, तो इसका क्या जवाब है? इफ फॉर्मर एमएलएज, बिग लीडर्स आर नॉट सेफ, तो बाकी लोग, बाकी जनता कैसे सेफ होगी? देखिए, जिन्होंने गोली मारी उनको भी गिरफ्तार किया। 11 कॉन्स्पिरेटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस निष्कर्ष पर भी पहुंची है कि ये पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तह तक पुलिस जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई पुलिस देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस है। निश्चित रूप से ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया इसका भी खुलासा जल्दी ही पुलिस करेगी। पुलिस काफी तह तक इसके पहुंच चुकी है। अब चूंकि आचार संहिता लगी है इसलिए इसका कोई ब्रीफिंग मेरे पास नहीं आता। अब इसके बारे में जो भी खुलासे होंगे वो पुलिस ही स्वयं करेगी, पर मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस काफी तह तक इसके पहुंच चुकी है। आज अगर आपको उद्धव ठाकरे जी को कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले तो उनके ध्यान में आएगा कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया है। यानी कि आगे बढ़कर अगर चलते चले तो साथ चलने का कोई पॉसिबिलिटी है? मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। दुश्मन नहीं है फिर भी लगता है कि कभी मिल नहीं पाएंगे? देखिए, कई ऐसे राजनीति में दोस्त होते हैं जो विचारों के विरोधी हो जाते हैं। तो विचारों के विरोधी अगर हो जाते हैं तो राजनीति में उनके खिलाफ ही हमको लड़ना पड़ता है। फडणवीस जी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कंटेंडर हैं? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के कंटेंडरशिप से तो अपना नाम एक तरह से हटा ही लिया, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कंटेंडर हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी को क्या कहेंगे आज? देखिए, राहुल गांधी को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता क्योंकि राहुल गांधी किसी की सलाह मानते ही नहीं है और उनके जो सलाहकार है वो उनका बंटाढार करने के लिए काफी है। इसलिए मेरी सलाह की उनका आवश्यकता ही नहीं है। जाते जाते सीट का एक प्रोजेक्शन तो बता दीजिए। आजकल कोई पोलस्टर्स के साथ तो ये प्रोजेक्शंस करता नहीं है, आप ही बता दीजिए कि जमीन पे क्या नजर आ रहा है? पूर्ण बहुमत। देवेंद्र फडणवीस, थैंक यू वेरी मच। आप सीट का नंबर नहीं बता रहे लेकिन पूर्ण बहुमत बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मे द बेस्ट टीम विन इन महाराष्ट्र। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।
थैंक थैंक यू सो मच नवेका जी, थैंक यू।